की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ितों तक पहुंचे। आप याद कीजिए, ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना हुई थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उस रेल दुर्घटना के बाद तो मोदी जी पहुंच गए थे। खंबे पर हाथ टिकाकर फोन पर बात करते हुए उनकी फोटो भी खूब आई थी। आप देख रहे हैं तस्वीर। तब बीजेपी और उसके पिट्ठू पत्रकारों ने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि इतनी धूप और गर्मी में मोदी जी रेल दुर्घटना के पीड़ितों के बीच पहुंच गए हैं। मगर अब मोदी जी यही जहमत क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर किस वजह से मणिपुर वो नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी के जाने के बाद बीजेपी के नेता इसे राजनीति, मीडिया का प्रचार, जिद और न जाने क्या क्या कह रहे थे। कल ही आपने संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा था। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी थी, जरा एक बार फिर से आपके सामने रखता हूं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे थे संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के जो अपनी बात उन्होंने रखी थी। एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए हुए हैं, उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। तो सुन रहे हैं आप संबित पात्रा को, राहुल गांधी को लेकर हैं कि राहुल गांधी मणिपुर गए, लेकिन राहुल गांधी में जिद है। ये जिद क्या चीज की है? एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी मणिपुर जाने दूसरी तरफ अगर गौर फरमाइए तो आज देश को ऐसी ही जिद और ऐसी ही राजनीति की जरूरत भी है। में शामिल न होकर न खाली गए थे, आज राहुल गांधी कर रहे हैं। मणिपुर से पहले भी भटा परसौल से लेकर हाथरस तक और मंदसौर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक राहुल गांधी हर उस जगह पर गए। उन्होंने कोशिश की जहां लोग किसी भी कारण से, किसी भी वजह से तकलीफ में थे। आप ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं भट्टा परसौल से लेकर के मंदसौर तक और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक की तस्वीरें। बीजेपी राहुल गांधी को पहले भी की कोशिश कर रही है और इस बार भी उनकी कोशिश है कि राहुल गांधी मणिपुर न जा पाए। तो भारत जोड़ो यात्रा से ही अपनी जिद साबित कर चुके हैं। सो मणिपुर भी गए और राज्यपाल अनुसुईया मुलाकात करके साबित कर दिया कि उनका मकसद वाकई लोगों की मदद करना है। राज्यपाल से मिलकर आने के राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बातचीत को जरा मिक्स करके साझा किया। मिक्स मतलब इसके साथ साथ जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं राहुल गांधी। लेते हैं, देख लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। अनुसुईया उइके की राज्यपाल थी, उसके बाद कर दिया था मणिपुर, और मणिपुर में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया के साथ, सुनिए। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I am here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ
जो भी मैं कर सकता हूं, जो भी मदद मैं कर सकता हूं शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की राहुल जी, सीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएम ने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यहां जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो और शांति के लिए जो कुछ भी होगा मैं करूंगा और यहां राजनीति करने मैं नहीं आया हूं। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, जिन्हें ऐसा करने से किसी ने रोका भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मणिपुर जाना तो दूर बल्कि मणिपुर का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के शताब्दी समारोह के समापन में मोदी जी शामिल हुए। जी हां, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पाया है। और यहां भी कई छात्रों और शिक्षकों ने सवाल उठाए कि मोदी जी ने मणिपुर पर अब तक चुप्पी क्यों साधी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोदी जी के कार्यक्रम को देखते हुए काले कपड़े नहीं पहनने का फरमान भी जारी किया गया था, जिस पर उस छात्र संगठनों ने भी किया, जताया भी विरोध। और मोदी जी के विरोध को देखकर समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार आसार अच्छे नहीं हैं। वैसे मोदी जी ने न जाने किन कारणों से आज दिल्ली मेट्रो की सवारी की, यह समझ में नहीं आया। मोदी जी चाहते तो सीधे अपने काफिले के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते थे, मगर उन्होंने बाकायदा मेट्रो का सफर किया। मेट्रो में वो आए और मेट्रो में उनके अकेले सफर करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं और इसे असली मीडिया प्रचार कहा जा सकता है। मेट्रो में आना ही था तो बिना किसी तामझाम के मोदी जी आ सकते थे, इससे लोगों को तकलीफ भी नहीं होती। अभी तो मोदी जी के कारण रोजमर्रा के मेट्रो यात्रियों को कितनी परेशानी होगी इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होगा। खैर, महंगाई बढ़ गई है, इसका अंदाजा भी नहीं होगा। खैर, बी को अपने प्रचार से मतलब है, लोगों की तकलीफ से नहीं मतलब है, यह साफ है। और यह बात आज की एक और घटना से साबित होती है। दरअसल मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष पहले से कर रहा था, कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी, मगर बीजेपी आलाकमान ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। न ही बीरेन सिंह ने नैतिकता के आधार पर अब तक इस्तीफा दिया, मगर आज राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनका फटा हुआ इस्तीफा पत्र सोशल पर वायरल हो गया। यह इस्तीफा पत्र देखिए आप, सोशल मीडिया पर वायरल है। यह फटा हुआ इस्तीफा पत्र है, चिट्ठी है जो लिख करके जा रहे थे देने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके को। बताया जा रहा है कि बीरेन सिंह राज्यपाल को इस्तीफा देने निकलने वाले ही थे, लेकिन उनके समर्थकों की भीड़ सीएम आवास के सामने जुट गई। किसी एक महिला ने उनका इस्तीफा पत्र फाड़ दिया, यानी हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। आइए जरा आप भी तमाशबीन बनिए इस हाई वोल्टेज ड्रामा का, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जरा, सुनिए जरा क्या कुछ हो रहा है। Your cooperation and guidance during the past few months. With regards, yours sincerely, N. Biren Singh, Madam Governor. Basi ako'y kano tagi nupi lagtagi ako'y sagay dyan kaya Nasaya kedua mo na po. Pinili na pa. तो आप देख रहे थे ये तस्वीर, इसमें एक साहब जो है अनाउंस कर रहे हैं और इनके हाथ में इस्तीफा है, इस्तीफा पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक महिला जो है वो इनके हाथ से वो कागज लेती हैं, उस कागज में पता नहीं क्या है, लेकिन जो सामने तस्वीर आई है उस तस्वीर में थोड़ी देर पहले जरा उस इस्तीफा की पिक्चर को पूरा फुल स्क्रीन दिखाइए। ये फटा हुआ इस्तीफा पत्र और इसको लेकर के जाने वाले थे, लेकिन यहां एन बीरेन सिंह यहां और दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा, क्या ये ड्रामा जानबूझकर किया गया? क्या ये राहुल गांधी
से इतना डर यहां इतना भय पैदा हो गया कि चलो इस्तीफे की एक कहानी तो गढ़ ही दी जाए। अब बीरेन्द्र सिंह कह रहे हैं कि लोगों के कहने पर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यह सारा घटनाक्रम हद दर्जे की नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं लगता है दोस्तों। पहली बात तो यह है कि आखिर इस्तीफे वाली चिट्ठी किसी और के हाथ में कैसे आ गई, और दूसरी बात यह कि इस्तीफा लिखने का ख्याल तभी आया जब राहुल गांधी मणिपुर में थे। और सबसे अहम सवाल यह कि अगर इस्तीफा देना ही था तो सोशल मीडिया पर या ईमेल पर दे देते। इसके लिए तामझाम की क्या जरूरत थी। सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं, आप याद कीजिए आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा जो हुआ था, गुजरात की मुख्यमंत्री थी, कहां से हुआ था उनका इस्तीफा, उसके बाद भी गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कैसे, सब तो सोशल मीडिया पे आपने पहले तहरा दिया था, साझा कर दिया था, कर देते साझा। लेकिन आप सोशल मीडिया पर यानी एन बीरेन्द्र सिंह सोशल मीडिया पे आते हैं और कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारे लोग नहीं चाहते हैं कि इस्तीफा दें। लेकिन यहां पर जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, यहां बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं और वो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। क्या ये सारी कलाबाजी राहुल के दौरे से ध्यान भटकाने की है? क्या बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या राहुल के दौरे के बाद दबाव में आ गई है बीजेपी? क्या यह राहुल गांधी की बड़ी जीत है कि अब बात सीएम के इस्तीफे तक आ गई है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवाल का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में राहुल गांधी पहुंचकर क्या एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं शांति बहाल करने के लिए आया हूं और उसके लिए, इनकी मदद के लिए जो कुछ होगा हम करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर का म तक क्यों नहीं बोल रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी अब वापस दिल्ली लौट आए हैं। 2 दिन की उनकी यात्रा और दोनों दिन की यात्रा में अलग अलग कैंपों में जाकर राहुल गांधी ये समझने जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर चल क्या रहा है मणिपुर में। और राहुल गांधी का वहां जाना ये जरूर है कि राहुल गांधी ने वहां बहुत कुछ वहां से इस देश को दिया है, मणिपुर को दिया है। क्या कुछ दिया है ये भी जानेंगे, समझेंगे। तो बहुत कुछ है जो दूसरी जगह नहीं दिखाया जा रहा है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ देखिए कि 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीनू जैन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इधर साथी वरिष्ठ पत्रकार की लख्तर जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथी अमरिंदर उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और बहुत बड़ा दिन मणिपुर के लिहाज से देखें तो इसलिए क्योंकि कोई तो है जो उनके बीच गए दुख दर्द को साझा करे। अब थोड़ा भी सही जुबान का ही मलहम लेकिन लगाने की कोशिश तो की। तो आखिर क्या कारण है? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए मेट्रो की सवारी करते हैं, समझते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। 1-2 तस्वीरें शुरुआत में देख चुके हैं, उन्हीं तस्वीरों से शुरू करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीयू से वापस अपने काम पे लौट चुके हैं और उधर राहुल गांधी भी मणिपुर से वापस दिल्ली आ चुके हैं। दोनों दिल्ली में हैं और लेकिन दोनों की जो शुरुआत हुई सुबह की तस्वीरें कुछ और थी, अलग थी। किस रूप में देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनके अलुमनी की बातें हो रही थी। दिल्ली के 100 साल के इतिहास में जो पुराने छात्र हैं उसमें से उनका एक छात्र प्रधानमंत्री बना हुआ है, लेकिन किसी ने कहा तक नहीं। ये भी एक दुखदाई पहलू है। कहना चाहिए था कि हाँ आज एक छात्र हमारा प्रधानमंत्री पद पर है और बहुत खुशी की बात है कि वो छात्र हमारे बीच मौजूद है। क्यों नहीं कहा गया, इस पर चर्चा कभी और करेंगे, खुल के करेंगे। लेकिन आज चर्चा मणिपुर की और यहीं से सवाल आपके बीच किस रूप में देखते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? राजीव जी वास्तव दुखी होते हैं या कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है, वो एक कंधा ढूंढता है। वो कंधा ढूंढता है जिसपे अपना सिर रख के वो रो सके, अपने आंसू बहा सके और कोई ये कहे, उसे सांत्वना दे, उसके सिर पे हाथ फेरे और कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, परेशान मत हो, मैं सत्ता में नहीं हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल गांधी वो कर रहे हैं। देखिए आज उनके पास सत्ता नहीं है लेकिन वो लोगों का दर्द बांट रहे हैं। जब आप परेशान हो, जब मैं परेशान हूं और उस समय कोई आए मुझे सांत्वना और मुझे कहे कि ये बुरा समय है, निकल जाएगा, अच्छा समय आएगा, वो कर रहे हैं।
दूसरी बार राजीव जी, जो आपने कहा प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी वाले कहते कि आप हमारे अलुमनी हैं, आपने उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आपने इतना बड़ा पद प्राप्त किया, कोई सहपाठी तो होगा, कोई सहपाठी तो होगा। मैंने बीएचयू से इंजीनियरिंग की है, मैं आज भी 71 साल की उम्र में 100 सहपाठी अपने दिखा सकता हूं, उनका राइटिंग में स्टेटमेंट दिला सकता हूं, अपने सीनियर जूनियर दिला सकता हूं, मैं एक एक संदर्भ दिला सकता हूं, मैं किस हॉस्टल में रहा था, किस मेस पे खाना खाता था, कहां पे हम लोग घूमने जाते थे। अरे कुछ तो यादें होंगी आपकी, कोई तो सहपाठी होगा आपका। और देखिए वो दृश्य कितना खराब लग रहा है राजीव जी, एक अकेला आदमी राजा की तरह। ये तो पुराने जमाने के अकबर बादशाह वगैरह के साथ भी मैं नहीं देखता हूं, ये जो औरंगजेब के जमाने में नहीं देखता हूं कि राजा शहंशाह जो अकेला चलता था और जनता को फटकने नहीं देता था। देखिए राहुल गांधी की आप तुलना कीजिए, जैसे वो गए करौल बाग के अंदर मोटरसाइकिल मोटर मैकेनिक के पास गए, उससे किसी ने पूछा, जनता ने पूछा कि आप बताइए आपको पता था राहुल गांधी आपके आने वाले हैं? उसने कहा मुझे नहीं पता था, जब मेरे दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई, मैं बाहर निकला कि यहां क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा है, तो पता चला राहुल गांधी अंदर आ गए। देखिए ये होता है अनअज्यूमिंग पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी होती है लोगों का दर्द दुख बांटने वाली। और दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रास्ट आपने पैदा कर दिया। और दूसरी चीज जो राजीव जी आपने कहा, जो नाटक हुआ, जो नौटंकी हुई मणिपुर के अंदर, असल में मुख्यमंत्री मणिपुर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए जिस प्रकार की रूपरेखा लिखी गई है, जिस प्रकार की पटकथा लिखी गई है, उस पटकथा में ये रिजिग्नेशन लेटर देकर उन्होंने वास्तविकता में जो पटकथा थी उसके विपरीत काम किया। जिस प्रकार की पटकथा लिखी जा रही है पुरौला के अंदर, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर वहां का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहती है कि गोडसे जो हैं वो देशभक्त आदमी थे और महात्मा गांधी की डिग्री फर्जी थी, ये कश्मीर के एक राज्यपाल ये बात कहते हैं, तो वास्तविकता में ये पटकथा है। इस पटकथा में केवल जहर है, इसमें केवल द्वेष है, इसके अंदर केवल विलेन है, इसके अंदर कोई हीरो नहीं है। अब ये एक नई प्रकार की कथा लिखी जा रही है, धनंजय जी बताएंगे, वरना पिक्चर में हीरो और विलेन दोनों होते हैं। यहां दो पिक्चरें हैं, एक सत्ता पक्ष की पिक्चर है जिसके अंदर केवल विलेन है, और एक राहुल गांधी पिक्चर लिख रहे हैं जिसके अंदर केवल जो है हीरो है। तो वो हीरो जो है लोगों के, गरीब लोगों के दर्द को बांट रहा है, जनता के दर्द को बांट रहा है, जहां पीड़ा हो रही है, जहां दुख हो रहा है वहां जाके दुख बांट रहा है। तो एक तरफ तो केवल हीरो है और दूसरी तरफ कोई गोडसे का महिमा मंडन कर रहा है, महात्मा गांधी को गाली दे रहा है, विद्वेष की बात कर रहा है, कभी वो मुसलमानों के खिलाफ, कभी कृष्णों के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ, कभी आदिवासियों के खिलाफ जहर बोल रहा है। तो एक तरफ जो बिल्कुल ये समुद्र मंथन का दृश्य मुझे समझ में आता है कि एक तो अमृत का कलश है और एक कलश जो है वो जहर का है। अब ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे राहु केतु ने कोशिश की थी कि थोड़ा सा अमृत उनको मिल गया था और इसकी वजह से वो आज भी हम लोगों पे भारी पड़े हैं और राहु केतु भारी हो जाते हैं। तो वास्तविकता में ये उसी प्रकार का संघर्ष मुझे आज दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में जिस प्रकार से जनता की चेतना जागृत हो रही है और जनता के अंदर जिस प्रकार का जागरण का भाव राजीव जी मैं देख रहा हूं, ये फिर मुझे लगता है इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वो जब धर्म का बिल्कुल अवनति हो जाएगी वो जन्म लेंगे, मुझे लगता है वही दृश्य सामने उभरने वाला है। और ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, 2024 के बाद राजीव जी दिखाई नहीं पड़ेंगे। जी, 2024 बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। 2023 में हम हैं और जून का महीना आज बीत रहा है, 30 जून है और कल से जुलाई के महीने में, यानी कि अब उल्टी गिनती इस साल की शुरू हो गई है। लेकिन क्या उल्टी गिनती जो है सत्तारूढ़ दल की भी शुरू हुई है? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब 2024 के जून में ही मिल जाएगा, मई जून के महीने में। लेकिन इस बीच जो कुछ देश में चल रहा है और उसमें राहुल गांधी आगे होते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या यहीं से राहुल गांधी की जीत कही जाएगी? क्या राहुल गांधी पहुंचे और मणिपुर जाते हैं राहुल गांधी और इधर बीजेपी सत्तारूढ़ दल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि राहुल गांधी जिद के कारण वहां पहुंचे हैं, राहुल गांधी पॉलिटिक्स करने के लिए हैं। क्या सत्ता पक्ष का उचित है, वाजिब है? और क्या राहुल गांधी सचमुच पॉलिटिक्स के लिए गए? क्योंकि राहुल गांधी अभी कह रहे थे, यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, यहां मैं शांति बहाली के लिए आया हूं। राहुल गांधी न सिर्फ लोगों से मिलते हैं, या तस्वीरों को भी लेके आइए अलग अलग, बल्कि वो वहां के राज्यपाल से भी मिलते हैं राहुल गांधी। आना चाहता हूं मीनू जैन जी आपके पास, इस पूरी यात्रा को किस रूप में आप देख
गांधी पॉलिटिक्स करने गए मणिपुर में, या राहुल गांधी का वहां पहुंच मणिपुर के लोगों के लिए, इस देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फायदेमंद रहा, इस रूप से देखा जाए? आप साथ तस्वीरों को भी हम साझा करेंगे, बीच बीच में फिर भी लेके आइए जो कुछ वहां कैंपों में राहुल गांधी विजिट करते रहे, वो तस्वीरों को भी दिखाइए। मीनू जी, आप तक। जी राजीव जी, देखिए मोदी सरकार ने, उसमें आप मोदी जी जान लीजिए, अमित शाह जान लीजिए, या इनकी पूरी सरकार ने मिलके मणिपुर में एक सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये हुआ कि कुकी और जो वहां का मैती समुदाय है, जो कि वहां की प्रमुख जनजातियां हैं दोनों, उनको भिड़वा दिया, और हालात यहां तक पहुंच गई कि खूनी संघर्ष होने लगा, और वहां पे घर उजाड़ दिए गए, घर जला दिए गए, सड़कों पे हिंसा का तांडव है, लोग घरों से उजाड़ दिए गए हैं। ये उनके एक्सपेरिमेंट का हुआ हाल कि वो फ्लॉप हो गया, और उसके बाद इन्होंने वहां से पल्ला झाड़ लिया, हाथ झाड़ के एक तरफ हो गए। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है, देश का एक राज्य जल रहा है, 50 से ज्यादा हो गए हैं जलते हुए। प्रधानमंत्री को दूर एक दो शब्द अपने ट्वीट, बात पे ट्वीट कर, किसी खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लग जाती है उस पर ट्वीट करते हैं। उस प्रधानमंत्री को इस चीज की फुर्सत नहीं मिली कि मेरे देश का एक राज्य चल रहा है, तो मैं उनकी अपील का प्रभाव पड़ता, और वहां पे और ज्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। अब इसमें आप राहुल गांधी की यात्रा बात कर रहे हैं, राहुल गांधी हीलिंग टच देने के लिए गए हैं, जिसकी जरूरत आज मणिपुर को है। और 17 जो कह रहे हैं कि सेंसिटिविटी चाहिए, हाँ, प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी, वो ही सेंसिटिविटी। ये देखिए चित्र में, ये कोई सेंसिटिव आदमी ही पहुंचेगा इस पीड़ितों के कैंप्स में, उनके साथ उनको गाने के लिए। और ये जो बच्चों की तस्वीर दिखाई है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि देखिए, समाज में किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो महिलाओं और बच्चों के ऊपर पड़ता है, वो सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। और बच्चे जो है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, वो उनको एक बहुत जबरदस्त ट्रॉमा होता है इस तरह की हिंसा से। बच्चे हो रहे हैं रात में और अचानक पता चला कि आपके घर में आग लिए या दंगाई आ गए और आपको उठ के भागना पड़ा, तो बच्चे उसको they cannot understand what's happening around। और वो जो ट्रॉमा होता है, कोई और देश होता तो वहां साइकोलॉजिस्ट की टीम, काउंसलर्स की टीम पहुंच जाती बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए। आप देखिए कि कितनी भारी मात्रा में बच्चे हैं वहां पे जो इन कैंपों में है, इस टाइम राहत कैंपों में है। तो उनको जो एक काम एक काउंसलर्स की टीम करती है, वो एक राहुल गांधी अकेले की विजिट ने किया है। आपने देखा बच्चों के मुंह पे मुस्कान आई बच्चे से राहुल गांधी से मिलके, क्योंकि वो जरूरत है कि उनको फॉर द टाइम बीइंग, जितनी देर वो राहुल गांधी के साथ बिताया उतनी देर उनका ट्रॉमा की स्ट्रेस वो थोड़ा रिलीज हुआ, और जो कि इस टाइम जरूरत के लिए, बच्चे ही तो भविष्य है मणिपुर का। महिलाओं को देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी की कार का बोनेट छोड़ नहीं रही है, बिलख रही है, वो रोती है उनको। उसकी इसमें आप देखिए कि मीरा पाबई, जो वहां का मीरा पाबई, वहां की भाषा का मतलब मशाल जिनके हाथ में रहता है, ऐसी महिलाएं, वो महिलाएं बहुत पुराना संगठन है, एक्टिविस्ट संगठन है। ये जो सेना के विरोध में भी उन्होंने काफी प्रदर्शन वगैरह किए। आपको ध्यान होगा मनोरमा का रेप हुआ था आर्मी के द्वारा, तो उसके विरोध में भी उन्होंने उन महिलाओं में आगे आके राहुल गांधी के लिए कहा है कि उनको रोक क्यों रहे हैं आप। वो हम बात करना चाहते क्योंकि वहां कोई सुन नहीं रहा है। उन्होंने मणिपुर को आग के हवाले छोड़ दिया है। अब वो उनका ये इंतजार है सरकार का कि अपने आप से ही सुलझ जाएगा ये मामला, हमें इसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है मामला। अब जो हीलिंग टच की जरूरत थी, अब ये देखिए जो कहा जा रहा है, दो दिन से कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। यस, वो जारी है। यही काम राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में करते रहे और वो ही आज भी कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने राहुल जो भारत जोड़ो यात्रा में भी इसी तरीके से दलितों, वंचितों और जो समाज का शोषित वर्ग है, हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, सबको गले लगाया, सबकी बात सुनी, सबको ढांढस बंधाया और जो कुछ उनके पास जो कह सकते थे। देखिए ये वक्त ऐसा होता है क्राइसिस का, उस टाइम कोई कुछ करे भी नहीं, दो बोल सहानुभूति के बोल दे, वही इंसान को एक बहुत बड़ा दिलासा देते हैं।
अब ये देखिए, इसमें फिर प्रधानमंत्री का कंपैरिजन सामने आएगा। प्रधानमंत्री राजनीति में लगे हुए हैं, वो राहुल गांधी की इस मोहब्बत टच की राजनीति के मोदी जी को देखिए, वो राजनीति में लगे हुए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो अपना बूथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। अरे भाई, मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे और जैसा कि तथाकथित तौर पे कहा जाता है कि मोदी जी की जो डिग्री है, उन्होंने जो डिग्री ली है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, वो डिग्री उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली है। ठीक है, अगर मैं जगह मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी या मेरी कोई भी यूनिवर्सिटी मिली है, प्रधानमंत्री छोड़िए, मुझे एक आम नागरिक है से भी किसी फंक्शन में बुलाया जाता और भाषण देने के लिए अपने प्रोफेसर्स को याद करती। मैं अपने वहां भाषण शुरू करने से पहले अपने प्रोफेसर्स को याद करती, अपने कॉलेज डेज को याद करती, प्रिंसिपल्स को याद करती, वहां के अपने सहपाठियों को याद करती और किसी रोचक घटना का वर्णन करती। लेकिन मोदी जी ने तो कुछ भी नहीं कहा। जो लोग कह रहे हैं कि भाई वहां के लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंशन करना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं किया, वो भूल गए, मोदी जी को बताना चाहिए कि भाई मेरी डिग्री मैंने यहीं से प्राप्त की है। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि ये वो एक पता नहीं एक ऐसा रहस्यमय झूठ है जिसकी आज तक ताकीद नहीं हो पाई है। तो राहुल गांधी ने, मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी लकीर नहीं खींच दी है, जमीन से लेके आसमान तक एक लंबी लकीर खींच दी है, जिस पे पार पाना किसी पॉलिटिशियन का, मोदी जी को तो छोड़ ही दीजिए, किसी का भी निकट भविष्य में भी मुझे नहीं लगता कि इसका पार पाना आसान होगा। और रही बात नौटंकी की, इस्तीफे की नौटंकी का तो आपने बता ही दिया कि ये लोग बड़े उस्ताद हैं इस तरह की इवेंट और नौटंकियां करने में। एक नौटंकी और हुई है, आप जैसे मोदी जी वहां स्टेशन पे पहुंचे, उन्होंने टिकट स्वाइप किया। देखिए, जो आदमी यूज टू नहीं है, मोदी जी को कोई जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़ती कभी टिकट स्वाइप करने की। वो इस तरह से आके और 1 मिनट उसे छुआ के मशीन से और निकल के बाहर नहीं आ सकता। वो थोड़ी देर उसको समझने नहीं लगेगी कि मशीन है क्या ये, और मोदी जी नाटक करके और ये दिखा के, और वो भी पूरा बाहर निकल के तब जेब में टिकट रख रहे हैं, ये दिखाने के लिए हाँ भाई मैंने टिकट लिया। तो ये इस तरह की नौटंकी से अब पब्लिक नहीं, अब पब्लिक को असली नेता चाहिए जो उनके दुख दर्द में सामने आके खड़ा हो, उनको गले लगाए और उनके हित में बात करे। राहुल गांधी ने आज मोदी जी को आईना दिखा दिया है और एक जिसको कहते हैं कि एक आउट ऑफ, मतलब क्या कहे, बहुत बड़ा आज करिश्मा करके दिखाया है उन्होंने, और निडरता भी है उनकी। इतने ज्यादा इंसर्जेंसी प्रोन एरिया में वहां वो गए हैं, कुछ भी हो सकता था उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को ऊपर समझा, अपनी जान से बड़ा उन्हें अपना फर्ज लगा और वहां पहुंचे। और मुझे उम्मीद है कि शायद उससे कोई रिजल्ट निकल के आएगा जरूर। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ और शांति बहाली हो मणिपुर में, और यही सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और यही प्राथमिकता राहुल गांधी बता भी रहे हैं। मणिपुर में एक हीलिंग टच की जरूरत थी, जिसके लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। 2 दिन की उनकी यात्रा थी। राहुल गांधी अब वापस आ चुके हैं, लेकिन 2 दिनों में राहुल गांधी ने मणिपुर को दिया क्या राहुल गांधी मणिपुर में, जैसा बीजेपी कह रही है, पॉलिटिक्स करने गए थे? लेकिन इसी बीच एन बीरेन सिंह, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, उनके इस्तीफे की चर्चा आज दिन भर खूब रही और उनका इस्तीफानामा जो था वो लिखा भी गया। लेकिन एक महिला आकर के इस्तीफे को फाड़ देती है, भीड़ लगती है सीएम आवास के सामने और माइक से अनाउंस किया जाता है कि सीएम साहब जो हैं ये इस्तीफा लेके जा रहे हैं। इस्तीफा अनाउंसर के हाथ में होता है और उस अनाउंसर के हाथ से इस्तीफा जो है, यानी वो जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी को एक महिला लेती है और फाड़ कर फेंक देती है। वो तस्वीर आपको फिर से दिखाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को समझने की हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं। और ये देखिए, ये इस्तीफा है। आखिर क्या कारण है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री उसके बाद ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं कि मैं मणिपुर के लोगों को इस कष्ट में, इस दुख में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मोदी पद पे बरकरार रहूंगा, विराजमान रहूंगा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसका जिक्र कर रहा था। आना चाहता हूं, इधर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शकील अख्तर जी, और हमारे साथ एक और बड़े साथी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा इधर शकील अख्तर जी, सीधे आप कांग्रेस मुख्यालय से इधर आ रहे हैं और आपसे भी समझना चाहूंगा कि ये इस्तीफा की कहानी क्या है। और दूसरी बात, क्या गांधी सचमुच पॉलिटिक्स करने गए थे?
ये दो सवाल फटाफट आपसे चाहता हूं कि जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत लोग और खासकर बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स करने गए थे, लेकिन क्या कुछ पाया राहुल गांधी ने वहां? देखिए राजीव जी, ये आज का इस्तीफा प्रकरण एक प्रयोग था, बड़ा प्रयोग, और अगर ये सफल हो गया तो अब कोई इस्तीफा नहीं देगा। आप समझ लीजिए इस बात को कि जिस 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद लोग आएंगे, कहेंगे नहीं हम आपको चाहते हैं, आप इस्तीफा नहीं दे सकते। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति भवन, इस्तीफा देने के 1 वोट से हारे थे वो, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं रोका, नहीं तो इस्तीफा उनके हाथ से लिया जाता और फाड़ के फेंक दिया जाता। और ये समझा जा रहा है कि इस्तीफे की जैसे एक ही कॉपी होती है, जो इस्तीफे की कॉपी जो थी, जो टाइप्ड कॉपी थी, वो फाड़ के फेंक दी तो उसके बाद अब उसकी दूसरी कॉपी नहीं निकल सकती। ये वेरी इंटरेस्टिंग है ये, और ये एक ऐसा मजाक है जिसे जनता समझ रही है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि अब बीजेपी जो है कंफ्यूज हो गई है। क्रिकेट की लैंग्वेज में जिसे कहते हैं कि बैट्समैन डबल माइंडेड हो गया, और जैसे ही बैट्समैन डबल माइंडेड होता है वैसे ही उसके आउट होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। आज से पहले कभी भी बीजेपी जो है इस तरह कंफ्यूज होते हुए भ्रम में नहीं दिखी। उन्होंने पहले सोचा कि इतना बड़ा कांड हो गया, 2 महीने से हम इसको छुपाए हुए थे, कोई पिक्चर बाहर नहीं जा रही थी, मगर राहुल के आने से 2 दिन में पूरी दुनिया ने देख लिया कि वहां क्या हो रहा है। क्या राहुल के जाने से पहले किसी को मालूम था कि रिलीफ कैंप में इतनी बुरी हालत है? ये सारे पहाड़ी लोग हैं, आसी लोग हैं, साफ सुथरे खुले मकानों में रहने के आदी हैं। आज जिस तरह से शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है, जो औरतें और बच्चों की तस्वीरें आई हैं, हिला देने वाली है। राहुल ने खुद का हार्ट ब्रेकिंग, ये देखने जा रही हैं। बच्चों के चेहरे पे जिस तरह की दहशत है, घबराहट है, औरतें जिस तरह डरी हुई हैं, वो सब राहुल वहां गए थे। और अगर राहुल नहीं जाते, जैसे कि संबित पात्रा थे कि ये जिद अच्छी है, जिद बुरी नहीं होती है हमेशा। एक जिद इन्हीं के पार्टी के एक नेता ने एक बार की थी, हम याद दिला दें पात्रा जी को, और वो इनके नेता थे, इनके पहले प्रधानमंत्री इनकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उन्होंने जिद कब की थी? इन्हें याद भी होगा, वो इतिहास की नहीं होगा, 50 साल पहले 1971 में पार्टी का बहुत बड़ा दबाव था कि आप इंदिरा जी की तारीफ मत करिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं, वो दुर्गा है, मैं कहूं या न कहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता कि उन्होंने दुनिया के नक्शे पे जो एक नया देश बना दिया, पाकिस्तान को विभाजित कर दिया, ये काम कोई दुर्गा ही कर सकती थी। ये वाजपेयी जी की जिद थी। तो जिद हमेशा बुरी नहीं होती है। आज राहुल गांधी वहां गए, अगर न जाते तो क्या ये लोगों को मालूम पड़ता, हिंदुस्तान के लोगों को मालूम पड़ता? बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने की स्टेज तक भी आते? वहां तो राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि हमारे यहां कोई इस्तीफा होते ही नहीं है। वो सही बात है, कोई इस्तीफा नहीं हो रहा था, और अभी भी नहीं हुआ। और अभी क्यों नहीं हुआ राजीव जी? क्योंकि ये तय हो गया था कि किसी न किसी को दोषी करार देना पड़ेगा, नहीं तो बात मणिपुर से निकल के दिल्ली तक आ सकती है। तो बलि का बकरा बनाने का फैसला किया गया बीरेंद्र सिंह को। लेकिन उसी वक्त सेकंड थॉट आया, कंफ्यूजन में हमेशा ये होता है, जब आदमी कंफ्यूज होता है, भ्रम में होता है, दुविधा में होता है, तो उसको सेकंड थॉट आता है कि अगर इस वक्त अभी तो राहुल वापस आए भी नहीं है दिल्ली, इस्तीफा हो गया तो क्रेडिट तो राहुल को चला जाएगा, और राहुल को किसी भी हालत में क्रेडिट मिलने नहीं देना है, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया गया। नहीं तो बीरेंद्र सिंह तो इस्तीफा देने जा ही रहे थे, और उसे कह दिया था, आप थोड़ी जा रहे थे, दिल्ली से आता कि शिवाजी बहुत हो गया।
ये जो तस्वीरें हैं, ये राहुल दिल्ली लौट आए हैं। जी हाँ। उसकी तस्वीरें हैं जो हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं आप लोगों के बीच। बीच में जो हमारे और शकील अख्तर जी के बीच की जो स्क्रीन है, इसमें आप जो विंडो है, इसमें आप अलग अलग तस्वीरें देखेंगे राहुल गांधी की, खासकर वहां कैंप में मिलते हुए। और ये जो काफिला है, ये राहुल गांधी के लौटने का है। लेकिन खासकर जो बात आप बता रहे हैं शकील अख्तर जी, और वहां की तस्वीरें भी मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए, लोगों से मिलते हुए उस कैंप के हालात जो हैं उसको, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच राहुल गांधी, और सबसे बड़ी चीज कि वहां जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं और वो भी राहुल गांधी से मिलकर बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं। खैर, अपनी बात रखिए प्लीज शकील अख्तर जी। देखिए, राहुल गांधी का वहां जाना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात तो थी ही, लेकिन एक विपक्षी नेता के लिए ये बहुत जरूरी भी था। जब प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मणिपुर का एम नहीं बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या मणिपुर के लोगों को हम बेसहारा छोड़ सकते हैं? आप देखिए कि राहुल जब कैंप का दौरा कर रहे हैं, उस वक्त उनका जो पोज है वो देखिए कि वो दोनों हाथ पीछे बांधे हुए हैं राहुल। ये आमतौर पे नेहरू की मुद्रा हुआ करती थी, नेहरू की विचार मग्न मुद्रा कहलाती थी। नेहरू जब विचार मग्न होते थे, नेहरू बहुत पढ़े लिखे थे, ये बात यहां दोहराने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे दर्शक जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अभी आपने देखा कि अभी डेनमार्क के जो एम्बेसडर थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलने आए हुए थे। इससे पहले कल 2 देशों के एम्बेसडर आए हुए थे और खड़गे जी ने उन्हें भेंट स्वरूप क्या दिया? नेहरू की किताबें। आज नेहरू की किताब दी, कल दी थी अम्बेडकर की दी। तो ये जो नेहरू है, नेहरू पे चाहे आप जितने आरोप लगा लो, नेहरू जो बहुत बड़ी लकीर खींच गए हैं उसको कोई छोटा नहीं कर सकता, चाहे जितने खींचने की कोशिश करो। तो हम ये बता रहे थे कि नेहरू की तरह हाथ पीछे बांध के राहुल वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, लेकिन ये नेहरू की स्टाइल जरूर थी, मगर ये राहुल की बेबसी थी। एक नेता के लिए या किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी इस सबसे खराब स्थिति होती है। राहुल आज विपक्ष में है, कुछ भी नहीं कर सकते, बेबस है, लेकिन राहुल ये कर सकते थे और राहुल ने किया। और राहुल ने वहां कहा कि मैं आप लोगों के बीच खड़े होकर आपके दुख सुख बांट सकता हूं। राहुल ने कहा कि मैं यहां हूं और मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा शांति की वापसी के लिए। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। और राहुल ने ये जो बात कही है बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की जनता इसको समझ रही है, विपक्ष समझे या सत्ता पक्ष समझे या न समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं। 2 दिन में उनके लोगों ने कितनी बार कैमरे सामने से हटाए, माइक सामने से हटाए। राहुल के पास बहुत मौके थे और हम ये याद दिलाना नहीं चाहते कि इससे पहले जो विपक्ष हुआ करता था वो ऐसी जगह जाता था तो कौन क्या क्या बोलता था, किसने क्या क्या नहीं बोला, ये सबको मालूम है। लेकिन राहुल जिस शांत तरीके से इतने दुख और पीड़ा को सहते हुए, समझते हुए देख रहे हैं और चुप हैं, ये बहुत बड़ी बात है विपक्ष के नेता के लिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त लोगों को शांति की जरूरत है, किसी राजनीति की जरूरत नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, लोगों को शांति की जरूरत है, किसी राजनीति की जरूरत नहीं। और ये बात राहुल गांधी भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का एक पैनल मौजूद है और उस पैनल में आप देख सकते हैं तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आना चाहता हूं रविकांत जी के पास आना चाहता हूं, प्रोफेसर रविकांत जी। और प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो मणिपुर यात्रा है, एक तरफ परेशानी, और कितनी परेशानी इस यात्रा से बीजेपी झेल रही होगी आज की तारीख में, क्योंकि एन बीरेन सिंह साहब जो हैं वो इस्तीफा लिखते तो हैं लेकिन बाहर उनके इस्तीफे को फाड़ दिया जाता है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देते हैं। गले उतरती है ये बात। अगर मुझे इस्तीफा देना है, मेरे एक कागज को किसी ने फाड़ दिया तो मैं दूसरा तैयार कर लूंगा, फोन करके बोल दूंगा कि मैं इस्तीफा देता हूं, चिट्ठी थोड़ी देर बाद भिजवा रहा हूं। लेकिन यहां क्या ये ड्रामा है, नौटंकी है या कुछ और है? एक तो ये, और क्या यहां तक मणिपुर के सीएम को पहुंचने के लिए राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया? क्या बीजेपी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो यहां बैकफुट पे आ गई कि चलो इतना तो कर दो और ये दिखा दो कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत आपके साथ हैं? और ये भी बताने की कोशिश हुई यहां पे कि राहुल गांधी का खूब विरोध हो रहा है, जबकि राहुल गांधी के पक्ष में वहां बहुत एक बड़ा हुजूम दिखाई दिया। और साफ है कि एक आदमी पहुंच करके वो हीलिंग टच देने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है?
अगर आप और हम भी जाना चाहें, हम तो कुछ भी नहीं हैं, और जाकर के इन कैंपों में अगर उनकी सेवा करना चाहें तो क्या दिक्कत है, जा सकते हैं। तो वैसे ही एक इंसान के रूप में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं। आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर यहां परेशानी क्या है, बीजेपी को क्या परेशानी है, और राहुल गांधी क्या कुछ जीत के आए हैं वहां से। राजीव जी, मैं पहले ही सवाल से शुरू करूंगा। जो आपने कहा कि ये प्रहसन है क्या, ये प्रहसन सिर्फ आज नहीं हो रहा है। इस देश में पिछले 9 साल से ये प्रहसन चल रहा है, और सिर्फ मणिपुर में तो वो दिखा, ये दिल्ली में चल रहा है। ये नौटंकी अनवरत जारी है, और वहां पर ये जो है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कोशिशें होनी चाहिए थी दिल्ली की तरफ से, वो नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि जो राहुल गांधी शांति और सौहार्द की अपील करने के लिए पहुंचे, लोगों को जोड़ने के लिए पहुंचे, ये देश की सत्ता नहीं चाहती कि लोगों में कहीं एकता हो, कहीं शांति हो, कहीं सौहार्द हो। क्योंकि अगर मैं टाइम पत्रिका के उस शीर्षक के हवाले से कहूं तो डिवाइडर इन चीफ, उनकी अपना राजनीतिक एजेंडा है कि देश को कैसे विभाजित रखा जाए। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक नरेंद्र मोदी एक लफ्ज नहीं बोल पाए हैं, मणिपुर का मां नहीं बोला उन्होंने। और पिछले 2 महीने से 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़पें हो रही हैं, मौतें हुई हैं, लोग विस्थापित हुए हैं, राहत शिविरों में किसी तरीके से लोग जीने मरने के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने न तो मन की बात में बात की, जब वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे थे उस समय भी उन्हें याद आ रहा था 25 जून 1975 में जो हुआ था, उस इतिहास को कोसने में मुब्तला थे वो। लेकिन उन्होंने एक बार भी अपील नहीं की। उन्होंने अपील उस समय भी नहीं की जब वो अमेरिका से लौट वो मध्य प्रदेश पहुंचे, वहां भी उन्होंने कहा कि एक परिवार 2 नियमों से नहीं चल सकता। वहां पे भी वो विभाजन की बात कर रहे थे, लेकिन मणिपुर के लोगों के बारे में उन्होंने नहीं बोला। इसका मतलब है कि या तो प्रधानमंत्री बेहद संवेदनहीन है, या वो ऐसा नहीं चाहते। क्योंकि मैं तो 10 साल से यही सुन रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय है। यहां तक कि सर्वे आए हैं कि 70-80% लोग ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है कि मोदी जी चाहे तो अपील करें और लोग उस हिंसा को बंद कर दें। क्योंकि मोदी जी का एक अपील आपको याद होगी, कोरोना काल में उन्होंने कहा कि आज शाम को 8 बजे या 9 बजे ताली और थाली बजाना है। पूरा देश बालकनी में आकर के, सड़क पे आकर के वो ढोल मजीरा बजा रहा था। वो जो वहां पहुंच गए हैं वो भी बजा रहे थे, जो उनके सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे लोग। तो उस अपील पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन मोदी जी जो मणिपुर में गुजर रही है लोगों पर, उस पर कोई अपील नहीं करते। तो मुझे लगता है कि वो जानते हैं इस बात को कि उनकी भक्त मंडली में तो उनकी लोकप्रियता है, लेकिन असल में उन पर लोग कोई भरोसा नहीं करता। वो चुनावी राजनीति के लिहाज से जरूर लोकप्रिय है, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं बसते, क्योंकि लोगों के बीच वो नहीं जाते। राहुल गांधी जा रहे हैं और राहुल गांधी अपील कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो प्रभाव वहां पर दिखा भी। और राजनीति जब उलटती पलटती दिखाई दी तो वो पूरा प्रहसन भी किया गया, वो करवाया गया। लेकिन उसका पटाक्षेप जिस तरह से होता है कि साहब उन्होंने लगभग पकड़ा दिया है किसी महिला को और उसने फाड़ दिया, तो मुख्यमंत्री जी बोले साहब ऐसे छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। माने ये अमित शाह वाली ही वो भाषा है कि हम तो 50 साल राज करने के लिए आए हैं। ये हालात एक प्रदेश के हैं और उस क्षेत्र के हैं जहां पर बीजेपी इतना प्रभावशाली है। 25 लोकसभा सीटों में से 14 उनके पास है। सारे राज्यों में लगभग उनकी सरकारें हैं, कहीं गठबंधन में है, कहीं सीधे तौर पर है। और वहां पर भी अगर नरेंद्र मोदी की एक अपील काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव में जिताने के लिए जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को विभाजित करने वाली होती है, वो जोड़ने वाली नहीं होती है, लोगों में विश्वास बहाल करने वाली नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक राहुल गांधी है जो अपने पिछले, अगर हम लोग 6 महीने या साल भर को देखें, तो जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के जो विश्वास पैदा किया है,
उसने राहुल गांधी को जननायक के रूप में खड़ा कर दिया है, और उसी नायक में ये हिम्मत होती है, नेता में नहीं होती है। इस देश में बहुतेरे नेता भी हुए और नायक भी हुए। एक नेहरू भी है जो नेता भी है और नायक भी है, लेकिन इस समय आप देखिएगा एक तरफ नायक और एक तरफ नेता है जो जुमलेबाजी करके, झूठ बोल करके, प्रपंच करके वोट तो हासिल करने की कला में माहिर है, लेकिन दूसरा वो राहुल गांधी नायक के तौर पर लोगों का दुख दर्द होने का काम करते हैं और निरंतर अपनी तमाम दिक्कतों के बावजूद, जोखिम के बावजूद, जिसने अपनी दादी को खोया, पिता को खोया, और वो व्यक्ति लोगों के बीच में पहुंचता है, इसका मतलब है कि इस देश में विपक्ष में कम से कम एक नायक खड़ा हुआ है और वो विश्वास दिला रहा है कि इस देश में अब इस तरह से बर्बादी नहीं हो सकती और किसी तरीके से मणिपुर भी उसी तरह से जुड़ेगा जो पहले जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, मणिपुर भी वैसे ही जुड़ेगा, लेकिन क्या विपक्ष को एक नायक मिल गया है? प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे मणिपुर की घटना को देखते हुए? क्या और एक क्लैरिटी आ गई कि हाँ, विपक्ष के पास एक चेहरा है, एक नायक है और उसका नाम राहुल गांधी है, ऐसा माना जाए? बिल्कुल राजीव जी, उसके पहले एक दो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी, पत्रकार और इन्फ्लुएंसर्स ये बार बार लिखते हैं और कहते हैं कि दूसरे चैनलों में और अखबारों में बड़े बड़े लेख आते हैं कि साहब राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती है, मोदी जी को राजनीति आती है। तो अगर ये राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं तो इस देश को यही राजनीति बचाएगी। जिस राजनीति में करुणा है, जिस राजनीति में इंसानी जज्बों की जगह है, लोगों का दुख दर्द बांटने का हौसला है, किसी की तकलीफ में खड़े होना कितना इंसानी काम है। हमारे आस पड़ोस कोई भी ऐसी दुखद घटना हो जाती है। एक कभी 2 दिन पहले एक पत्रकार साथी की दुखद निधन हो गया। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैं वहां गया, तमाम पत्रकार उनके अंतिम संस्कार में। ये एक इंसानी जज्बा है। हम जो देख रहे हैं कि वो जो सरकार जो 9 साल से जो रविकांत जी कह रहे थे, जो वो इंसानी नहीं है। आप देखिए ना कि अगर किसी मतलब हमारी भारतीय संस्कृति क्या है कि अगर घर में आस पड़ोस में कोई मौत हो जाए तो हम दिवाली होली नहीं मनाते, हम अपने घर में दिए नहीं जलाते बाहर। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो मणिपुर चल रहा है, आज लगभग 2 महीने होने जा रहा है। 4 मई से शुरू हुआ था हिंसा वहां पे। कितने 160 से भी ऊपर लोग मर गए, कितने 12,000 से लोग तो पलायन कर गए। और प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द नहीं आया। जाने की तो बात दूर कीजिए, जाने के बाद वो सीधे चले गए बीजेपी के बूथ मेंबरों को संबोधित करने। बड़ी राजनीति है, ये कहा जा सकता है। बहुत सारे विश्लेषक इस बात कहेंगे कि राजनीति आती है मोदी साहब को। तो ये राजनीति देश को बहुत असंवेदनशील बना देगी। आज जो राहुल गांधी की तस्वीरें आई है, कल तस्वीरें आई बच्चों के साथ वहां कैंपों में लोगों की बात सुनते हुए, दुख दर्द बांटते हुए, ये बहुत पॉजिटिव संदेश पूरे भारत को जा रहा है। आप देखिए ना कैसी आग लगी हुई भारत में कि लोगों के अंदर नफरत भरी हुई है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। इस नफरत से हटने की जरूरत है। इसके अलावा जो मणिपुर की सिचुएशन है राजीव जी, वो बहुत ही अलार्मिंग है। वो हिंसा रुक नहीं रही है। कल रात भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं कि हो रही है वहां पे। आर्मी ने अभी 4 दिन पहले की बात है, 26 तारीख की बात है, आर्मी ने एक वीडियो जारी किया कि किस तरीके से आर्मी के कॉन्वॉय को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है और उसको लोग रोक रहे हैं। एक आतंकवादी को छुड़वा दिया लोग। मतलब वो वहां पे कानून का राज अब नहीं रहे। और ये भी क्या कर रही है कि 2
समुदाय के बीच जो खाई बन गई, कितने वर्ष लग जाएंगे और उस तरफ कोई पहल नहीं हो रही है। 355 लगा हुआ, राज्य सरकार की कानून व्यवस्था जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ केंद्र सरकार कर रहा है, लेकिन हिंसा रुक नहीं रही है। के अलावा रिलीफ के जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं। जो लोगों को जोड़ने का काम होना चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए, लोग बुजुर्ग लोग बैठे और लोगों को मिलाएं, आपस में डायलॉग हो, दो समाजों के सहमियत दूर हो, वो नहीं हुआ। अब अप्रैल के महीने में और तब से के पास पूरा मौका था, आपको लग रहा था, सब लोग, हम लोग भी बात कर रहे थे कि वहां कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, रिएक्शन बड़े वाइल्ड होंगे, लेकिन नहीं रोका गया और अभी भी नहीं रोका गया। तो वहां से राहुल गांधी की जो भी राहुल गांधी ने किया है उसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा, पूरी मतलब भारत में एक बड़ा सकारात्मक संदेश जाने वाला है और वो इसी तरीके की राजनीति हमारे देश में आई है। मुझे उन लोगों के ऊपर वाकई दया आती है जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती, राहुल गांधी 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है, लोगों की आत्मा मर गई है, ऐसे लोगों के कोई नैतिकता में कोई विश्वास नहीं है। देश को इसी राजनीति की जरूरत है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन उस राजनीति की जरूरत नहीं जिसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है कि 24 घंटे चुनाव ने इस देश में कितनी हिंसा और कितनी टॉलरेंस पैदा कर दिया, इसका अंदाज नहीं है। राजीव जी, आपकी आवाज नहीं। इंटॉलरेंस और उस चुनाव को जीतने की हर संभव कोशिश आप करेंगे और उस कोशिश को आप किस दिशा में लेके जाते हैं ये देश पिछले 9-10 साल से देख रहा है। तो उससे दूर निकलिए, कहीं ना कहीं ये जरूर कीजिए कि इस देश में शांति बहाल हो, इस देश में अमन हो, इस देश में लोग चैन से रह पाएं। ऐसा हो पा रहा है मणिपुर के लिहाज नहीं है और उसी जगह मणिपुर राहुल गांधी पहुंचे पिछले 2 दिनों से और वहां सब कुछ करने की कोशिश, या जब जब उनसे बात करने की कोशिश करता रहा राहुल गांधी यही कहते रहे कि मैं यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आया, चाहता हूं कि शांति बहाली हो और शांति भावना के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। लेकिन एक स्क्रिप्टेड कहानी भी सामने आई। हमारे साथ स्क्रिप्ट लिखने वाले एक साथी मौजूद हैं और नाम है धनंजय कुमार जी, पत्रकार भी हैं और बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, कई सारी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं ये स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, क्योंकि हम लोग तो जो आता है वो बोल देते हैं, लेकिन आप चूंकि बोलने से पहले लिख करके देने वाले जो डायलॉग्स हैं वो बहुत जानते हैं धनंजय जी, समझ पॉलिटिक्स में डायलॉग्स डिलीवरी की जाती है, पॉलिटिक्स में जो स्क्रिप्टिंग होती है बताइए, उन तस्वीरों को लेके आएंगे क्या मणिपुर की जो कहानी है जिसमें वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा फाड़ा जाता है, एक महिला फाड़ देती है कि नहीं देखो जी मेरे चाहने वाले इतना ज्यादा है, इस राज्य नहीं जाने वाला कहीं। लेकिन पिछले 58 दिनों से 3 मई से शुरुआत इस घटना की होती है, इस
हिंसा की होती है और 30 जून है, 58 दिनों में क्या कुछ हो गया मणिपुर में, ये सब देख रहे हैं। जरा आप समझाइए कि ये स्क्रिप्टिंग होते कैसी है, वो फिल्मों वाली स्क्रिप्टिंग नहीं बल्कि ये राजनीति वाली स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, और उसमें मणिपुर कहां है, उसमें क्या राहुल गांधी भी स्क्रिप्टेड उस पे गए हुए थे क्या, या राहुल गांधी एक इंसान के नाते गए थे, ये भी जरा बताइए। क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो जिद्दी आदमी है, जिद के हिसाब से पॉलिटिक्स करने चला गया, लेकिन क्या ये जिद पॉलिटिक्स मणिपुर के लिए वाजिब है या एक किस रूप में देखा जाए? जब देश की लड़ाई चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो गांधी के बारे में क्या बोल रहे थे? दंगा हो रहा था उस वक्त। आज जो हालात हैं, हम तो मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी है, उसमें क्या हालात है हमने किताबों में पढ़ा है। तो जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई और उसका रोल नहीं देखा है, और बीजेपी का उसमें संघ या हिंदू महासभा उनका रोल नहीं देखा है, उनके लिए ये अवसर है और ये दुख भरा अवसर। कोई अवसर नहीं है, ये दुख भरा अवसर कि वो वापस वो मंजर से हमारा देश बट गया, जिसकी वजह से हमारे देश के दिलों में इतनी गहरी खाई गई हुई है कि आज फिर कुछ भरा नहीं। अब तक मणिपुर में जो हो रहा है उसका इस तरह से खाली मणिपुर की घटना नहीं है। मणिपुर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, दिल्ली है, बिहार है, महाराष्ट्र है, वैसे मणिपुर है। जैसे मेरी नाक है, मेरे मुंह, मेरे दांत है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, वैसे हिस्सा है। क्या हमारे बाएं हाथ को चोट लगेगी तो दर्द केवल बाएं हाथ में होगा? क्या उपचार केवल हम यही करेंगे? उपचार नहीं करेंगे, सोचेंगे कि बाएं हाथ को चोट लगी है तो ये राजनीति होती है? ये राजनीति नहीं है प्रशांत भाई, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये राजनीति वो होती है जिसमें महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक पहलू होता है जिसमें राज्य विस्तार की बात होती है, राज्य को सुरक्षित रखने की बात होती है, और दूसरी बात होती है जो प्रजा कल्याण की बात होती है, नागरिकों के कल्याण की बात होती है, नागरिकों के वेलफेयर की बात होती है। यहाँ पे ब्लॉक जो हमारे देश की सीमाएं हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हमले हो या चीन ने जिस तरह से किया है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, और हम देश के जो नागरिक हैं वो भी सुरक्षित नहीं। कोई मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, किसी को गुंडा मार दे रहा है, किसी को पुलिस इनकाउंटर कर दे रही है, किसी को पुलिस के बीच कोई गुंडा आके इनकाउंटर कर देता है, किसी को मंत्री के बेटे की गाड़ी मार देती है, कोई पुल गिरने से मर जाता है। ये क्या सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? सरकार ऐसे चलती है? आपका पूरा का पूरा जो है जल रहा है, वहां आप कह रहे हैं और आप वहां जाने की बात नहीं कर। वो आदमी गया है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बड़ा अच्छा, मुझे लगा अगर राजनीति करनी होती तो जब मोदी गए थे उधर तो ये सीधा आकर के चले जाते मणिपुर। नहीं गए, कांग्रेस के किसी नेता को भेज देते, प्रियंका चली जाती, खड़गे चले जाते, नहीं गए, राजनीति नहीं करनी थी। राहुल गांधी ने वही किया था, देश आजाद हो रहा था, देश में दंगे हो रहे थे, तब गांधी अलग अलग जगहों पे दंगे वाले क्षेत्र में गए थे। आप उस दृश्य को याद कीजिए, हमने देखा नहीं है लेकिन किताबों में पढ़ा है, इसलिए वो दृश्य याद आ रहे हैं। राहुल गांधी सेना के जवानों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी शिविरों में मिल रहा है, और लग रहा है सरकार है नहीं, ये अंग्रेजी सरकार है। कहा गया था ना कि संविधान वाले ने कहा था, भी कहा था कि ये संविधान तभी काम करेगा देश के नागरिक या इस देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं संविधान को सही तरीके से लागू करेंगे। अदरवाइज ये जो गोरे थे ये काले हैं, दोनों नहीं। आप याद कीजिए जब देश आजाद नहीं हुआ था वहां भयंकर अकाल पड़ा था, लाखों लोग थे। चर्चिल वहां जो है ट्रेन की बसी पर रहे थे इंग्लैंड में बैठ करके, और यहाँ लोग मर रहे थे। पूरी लागत बनाने की इस बात के लिए आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। ये
लगे होते, इनको लेना देना नहीं है कौन कहां क्या मर रहा। तो मैं कहूंगा राहुल गांधी, ये जो आपने लिखा है राहुल गांधी की बड़ी जीत, मैं इसको राहुल गांधी की बड़ी जीत नहीं मानता। मैं मानता हूं ये देश की जीत है कि देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो संवेदना से भरे हुए हैं। वो राजनीति में है लेकिन संवेदना को समझते हैं, वो देश के नागरिकों को समझते हैं। ये जो है, जो महात्मा गांधी के जाने से एक जो फैली थी देश में, वो निराशा जो है एक आशा में बदली कि कोई है जो संवेदना स्तर मजबूत है, जो जीत हार की परवाह नहीं करता है, ईरानी की तरह बकवास नहीं करता है हार जाने के बाद भी। स्मृति ईरानी के खिलाफ बोला, स्मृति ईरानी का दिन रात शाम सपना यही आता है राहुल गांधी के खिलाफ क्या बकवास करे। तो लोग जो सरकार में बैठे हैं, राहुल गांधी ने जो किया है बिल्कुल अलग है। देखिए वहां क्या है, वहां मात्र 38 लाख आबादी है और ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री संवाद करते लोगों के साथ 10 दिन बैठते वहां पे, ये अगर बैठ सकते हैं चुनावों के लिए अलग अलग जगहों में बैठ सकते हैं लोगों के साथ मंत्री करके, जो अलग अलग विभागों के जो सेक्रेटरी हैं, ईडी सीबीआई को लेकर के बैठ सकते हैं, तो वहां नागरिकों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? तो वहां के नागरिक ऐसा कर रहे हैं। वो कुछ संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, वो नगा की तरफ से होंगे, कुकी की तरफ से होंगे और की तरफ से होंगे। आप उन सबको बुलाइए, 20 है, 25 है, 40 है, उनसे साथ बुलाइए, बात कीजिए, संवाद कीजिए, क्या दिक्कत है, क्या होगा? आप चाहिए तो संविधान विशेषज्ञ को साथ में रखिए, आप चाहिए तो जो है कानून विशेषज्ञ को साथ में रखिए और एक ऐसा हल तलाशिए जो हल दोनों समुदायों को भाए। लेकिन 2 महीना से ऊपर हो गया, क्या किया आपने? कौन सा प्रयास किया? और आप जो प्रयास नहीं कर रहे हो, आप उकसा रहे हो। आप अगर करना होता भी, अभी मैं पढ़ रहा था कि मिजोरम सरकार ने क्या कहा कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं और हमको उनको के लिए अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, हमको दीजिए, हम पर लोड बढ़ रहा है। अब बताइए, ये बांग्लादेश का जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान का, तब ऐसी बातें हिंदुस्तान में हुई कि भाई ढेर सारे लोग आ गए शरणार्थी। अपने ही देश में लोग शरणार्थी दूसरे जिले में भाग रहे हैं, दूसरे स्टेट में भाग रहे हैं और आप चैन की बंसी बजा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। मंत्री ने जो किया है, मुख्यमंत्री को मैं बहुत छोटा आदमी मानता हूं। वो तो बेचारा जो है, बेचारा एक हथियार है, उसको रखा गया है, तुम चुपचाप बैठ। चुकी 375 है, ये सॉरी 355 के तहत जो है केंद्र सरकार वहां शासन करेगी, कर रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, मुंगेर जाकर के वो जितवा रहे हैं, सम्राट चौधरी को विजय दिला रहे हैं। सम्राट चौधरी को बिहार का नीतीश कुमार के पैरेलल खड़ा कर रहे हैं। तो ये तो स्थिति है। और जो है, मुझे बड़ा दुख होता है, दुख इस बात से होता है कि पूरा का पूरा ये जो वहां चल रहा, जो मारपीट चल रही है, वो राजनीतिक के शिकार जो है वो आम नागरिक है, जिनका से सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं। वो बीजेपी सरकार में रहे, कौन सरकार में रहे, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने, उन लोगों का लेना देना नहीं है। वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? आप बनो मुख्यमंत्री, आप बनो मुख्यमंत्री, कोई बनो मुख्यमंत्री, आप शांति से जीने दो। उस घर बैठने के लिए मणिपुर के नागरिक नहीं लड़ रहे हैं, वो गद्दी बैठने के लिए मणिपुर के नागरिक मर नहीं रहे हैं। कोई जो लोग मारे गए हैं अब तक 60 दिनों में, सत्ता पे पहुंचने के लिए नहीं लड़े हैं, मरे हैं। न वो आपके सिपाही हैं, वो आम नागरिक है और आम नागरिक, निर्दोष नागरिक मारे गए। जो माँ बेटा, एक घटना मैंने पढ़ा, राजीव जी आपने देखा भी होगा, वीडियो आपने चलाया भी होगा अपने प्रोग्राम में। माँ अपने बेटे को या बेटी को ले जा रही थी, एम्बुलेंस में बीमार थी और उसको लोगों ने जला दिया, एम्बुलेंस सहित। कितना दर्दनाक है, कितना कैसे नींद आती है। आप प्रधानमंत्री हो जाते हो, आप गृह मंत्री हो, आपको नींद आती है, मुख्यमंत्री हो, आपको नींद आती हो। शर्म आना चाहिए आपको, राजनीति करना नहीं आता। नीति से तो आपका कोई वास्ता नहीं है। नीति इसको नहीं कहते, नीति अच्छे संदर्भ में होता है, नीति सकारात्मक शब्द। ये पूरा का पूरा आप जो है आग लगा रहे हो, झोपड़े जला रहे हो, घरों को जला रहे हो और इससे वही हो जो आज याद कीजिए 1947 से पहले क्या किया था इन्होंने। हिंदू सभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई और देश बटा कर रहे हैं। ये फिर देश बांटने का षड्यंत्र। तो राहुल गांधी के साथ इस देश की जनता को खड़ा होने की इसलिए जरूरत है कि उस संवेदना की बात कर रहे हैं, वो पीड़ा की बात कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो लोग शिकार हुए हैं उसको। जी
जो शिकार हैं और खासकर इस हिंसा का। और आप जानते हैं कि मणिपुर में जातीय हिंसा और वो भड़क उठी थी 3 मई को, और उसके बाद से स्थितियां बदली। आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं। और हजारों लोग जो हैं वो अभी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं। और उन्हीं राहत शिविरों में राहुल गांधी, उन कैंप राहुल गांधी गए और उन लोगों की पीड़ा, उनके दुख, उनके दर्द को बांटने की कोशिश करते हुए गांधी नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ यहां बीजेपी का कहना है कि राहुल भी वहां पहुंचकर राजनीति करने के लिए गए थे, साहब भड़क उठी। ये भी कहना है कि जो शांत माहौल था उसमें उन्होंने जले पे जैसे नमक छिड़कना होता है वैसे वो करके आ गए हैं। क्या ऐसा माना जाए? अमलेंदु उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी का या किसी भी नेता का, क्योंकि राहुल गांधी गए, इनिशिएटिव विपक्षी दलों की राहुल गांधी ने लिया, गए, उम्मीद भी यही थी। भारत जोड़ो यात्रा उनकी जारी है, जैसे मीनू जह रही थी। और उसी यात्रा में कहें तो मणिपुर पहुंचे राहुल गांधी, और वहां जरूरत है ऐसे लोगों की जो जाकर के जो भी कर रहा है। और उसके साथ साथ राहुल गांधी मिलते हैं अनुसुईया उइके, जो वहां की राज्यपाल हैं मणिपुर की, उनसे मिलते हैं। इस बीच एक खबर बहुत तेजी से फैलती है कि मुख्यमंत्री इनके बाद जाने वाले हैं। समय भी मांगा था मुख्यमंत्री ने, आधिकारिक पर इसकी भी पुष्टि हुई थी कि मुख्यमंत्री मिलेंगे राज्यपाल से। ये कहा जा रहा था, एक अनुमान लगाया जा रहा था मीडिया के जरिए कि इस्तीफा देने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका इस्तीफा जो है वो फटे हुए रूप में सामने आया। उसकी तस्वीरें आप लोग देख ही रहे हैं, और किस महिला ने फाड़ा ये भी आप लोगों को दिखा चुका हूं। आपकी प्रतिक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं इस घटनाक्रम को? और क्या सचमुच राहुल गांधी ने वहां हिंसा भड़का दी है या वहां अमन चैन का पैगाम दे के आए हैं वो? अगर भारतीय जनता पार्टी तर मन से सत्य बोल रही है, राहुल गांधी के जाने के बाद हिंसा भड़की है, ऐसा उसका जो कहना, तो मुझे लगता है कि वो अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रही होगी। क्योंकि अमित शाह जी गए थे, उसके बाद तो वहां स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। तो हो सकता है प्रधानमंत्री इसलिए नहीं जा रहे होंगे क्योंकि जो वहां काम लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पूर्वोत्तर में और खासतौर से मणिपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उसके बाद हिंसा वहां ज्यादा बढ़े है। और हिंसा के पीछे जो समझा भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियां हैं। थोड़े दिनों पहले बयान पड़ रहा था वहां के जो आदिवासी संगठनों में बाकायदा वहां के सांसद का और मंत्री का बाकायदा नाम लेके कहा कि उन्होंने जो हिसाब भड़काने का काम किया है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मुझे लगता है कि वो अपने आधार पर ठीक ही कह रही होगी। जो उसके अपने वो काम करती है, नेता जाते हैं तो वहां जाकर वो क्या करते हैं उसी आधार पर वो कह रहे होंगे, क्योंकि वो जानते नहीं है कि दूसरे लोग अगर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो इसलिए वो बेचारे अपने समझ के ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनके नेता जो जाकर के करते हैं तो उसी आधार पर वो कह रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो पोस्टर वो क्या कहते हैं वो फाड़ा गया उनका मुख्यमंत्री का, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर जो वो फाड़ दिया उस महिला ने पूरी तरीके से। अब ये जो इस्तीफा जो घूम रहा था, बताया जाता है कि साहब वो देने के लिए जा रहे थे, तो अब ये कैसा इस्तीफा था जो जनता के बीच में आ गया और जनता ने लेके वो इस्तीफा फाड़ दिया? मुझे लगता है कि मणिपुर जो है वो शायद भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के हाथ से पूरी तरीके से निकला है। और एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह है कि वो दर्द जो है वो सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अब हो गई है। क्योंकि पहले जो एन बीरेन सिंह को वहां छूट दी गई और वहां की सरकार को छूट दी गई, तो उसके परिणाम से सोचा यह गया था कि वहां आग बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो पूर्वोत्तर में हो सकता है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा हो, लेकिन तो देश में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय हम थे उसमें भी ये सवाल लगातार उठ रहे थे, और अमेरिका के तबादले तो वो भी जो मणिपुर को लेकर उस समय लिख रहे थे। तो ऐसे में अब ये चीजें आ रही है, राहुल गांधी जब पहुंचे तो सारी दुनिया के सामने मणिपुर की वस्तु स्थिति जो थी वो सामने आ गई। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बड़ा जो काया नुकसान जो है वो हुआ। हो सकता है कि जो अभी उनको बुलाया गया था बीरेन सिंह को दिल्ली जो है, तो शायद कहा गया हो जाकर के इस्तीफा दे दो जाकर के, और इधर पहुंच गए राहुल गांधी, तो फिर यह हुआ होगा ऐसा संदेश नहीं जाए कि राहुल गांधी की जाने के बाद जो है वो इस्तीफा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी उनसे कहा गया वो इस्तीफा देने के लिए, और पैतरा जो बीरेन सिंह ने बहुत जबरदस्त चला, और जो हमारी सरकार है
दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे बड़े लोग हैं उनको जो है उन्होंने तगड़ी जो है वो पटकनी दी है। चूंकि जो बीरेन सिंह है वो शर्मा के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं, दोनों कांग्रेसी हैं। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है, वो पुराने कांग्रेसियों के बल पर बढ़ना चाहती है, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ रही है। अब वहां जिस तरह से अगर मान लीजिए कि आज अगर वहां बीरेन सिंह इस्तीफा दे देते हैं और उनकी रुखसती हो जाती है तो कल को आपको हेमंत बिस्वा शर्मा से भी आप इस्तीफा मांग लें। और हेमंत बिस्वा शर्मा जब मुख्यमंत्री बने राजीव जी, तो आपको याद होगा कि वो किसी की चाह, मतलब ऐसा नहीं है किसी के उस पर बनने हो रहमो करम पे। जब परिणाम आ गए तो बाकायदा उन्होंने धमकी दे दी थी, ये चीजें है सब और अखबारों में तमाम चीजें आई कि उन्होंने दे दी थी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। तो इस तरीके की जब चीजें आई तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जो है वो अंदरूनी संकट में भी फंस गई है और ये सारी आग जो है वो लगाई हुई भारतीय जनता पार्टी की ही है। तो अब जो आग लगाई थी आपने, जो राहत इंदौरी का शेर है जो कि वो लगेगी आग तो क्या वो कई घर आएंगे, तो जो वो आग लगाते हैं तो वो आपके घर को भी जलाती है। तो मुझे लगता है कि उस आग ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घर भी जो है वो जलाना शुरू कर दिया है। और बीरेन सिंह ने जो मिसाल पेश की है, मुझे लगता है कि अब जो चर्चा चल रही थी कि वो मध्य प्रदेश में भी सारे बदले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी बदले जाएंगे और राजस्थान में भी बदले जाएंगे, यानी कहाँ बदले जाएंगे 2024 से पहले, तो कहीं कुछ बदले ही जाएंगे। अगर कुछ ऐसे बदलने की चीजें होंगी तो एन बीरेन सिंह जो दूसरे राज्यों में भी पैदा हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, सबसे बड़ी विफलता राजीव जी उनकी साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अपना चाणक्य जो है वो तुरंत बदलना चाहिए और निश्चित तौर पर मणिपुर की जिम्मेदारी जो है वो बड़े चाणक्य से ज्यादा उस छोटे चाणक्य की है जिसके अंतर्गत जो है आता है। अब आप देखिए कि मणिपुर में जब हिंसा हुई, सोशल मीडिया पर खबरें आई कि वहां के डीजीपी जो है वो शायद कार्यवाहक थे, उनकी तरफ से सूचना आई कि साहब वो वहां जो धारा 355 लागू कर दी गई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं कि 355 लागू कर दी गई है, किसी की तरफ से जो है कोई बयान नहीं, लेकिन वहां के डीजीपी का बयान जो है वो सोशल मीडिया में चल रहा है कि साहब 355 लागू कर दी गई है। तो जहां जो है मतलब अधिकारी जो है इतने ज्यादा उनको अधिकार हो कि वो ये भी घोषित कर सकते हो कि 355 लागू हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि उस राज्य की स्थिति क्या होगी और किस तरीके से जो है देश संचालित हो रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संचालित हो रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने जाकर के लोगों से बातचीत की है राजीव जी, मुझे लगता है कि ये काम जो है, जो हमारे तमाम अन्य साथियों ने भी कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था जाकर के, अब वो तो जो है वो टोकन लिए हुए घूम रहे हैं अपना मेट्रो में। अब बताइए कि एक अकेला सब पे भारी जो है वो पूरी मेट्रो ट्रेन में भी अकेला सब पे भारी पड़ गया। यानी जनता जो है आप ये सोचिए कि वो मेट्रो जो गई होगी उसके आगे पीछे कितनी मेट्रो रोकी गई, कितने लोगों को उससे जो है यात्रा करने से वंचित होना पड़ा होगा, कितने बच्चों के स्कूल छूटे होंगे, कितने लोग दफ्तर जाने से चूके होंगे, कितने रास्ते में जाम लगे होंगे। यानी एक अकेला सब पे भारी उस मेट्रो में भी सब पे भारी पड़ गया। तो ये एक अकेला सब पे भारी बड़ी मुसीबत देश के ऊपर बनता जा रहा है राजीव जी। मुझे लगता है कि ये एक अकेला जो है वास्तविक देश के ऊपर भारी हो गया। उत्तर की बात करें और आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, क्या कारण है कि पूर्वोत्तर उसमें भी मणिपुर को जो जलता हुआ मणिपुर है, शांत मणिपुर है, जहां परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, जातीय हिंसा है, संघर्ष है, और उस मणिपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखे हैं, क्या कारण हो सकता है? क्या यहां पूर्वोत्तर को राजनीति के हिसाब से देखा जाए और राज्य में ये जो दो सीटों वाली जो पूरी की पूरी यानी कि 25 सीटें पूर्वोत्तर से आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से, ये खुद ब खुद चल के आ जाती हैं, ये माना जाए, और वहां जो वो मरें, जिएं, जलें, कटें, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माना जाए, या कुछ और है इसके पीछे की राजनीति, या जो मैं कह रहा हूं वही राजनीति है? किस रूप से आप इसको देखते हैं? क्या माना जाए? आखिर क्यों अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं इसी कार्यक्रम में कई बार ये सवाल कर चुका हूं अपने अलग अलग पैनलिस्ट साथियों से, आपसे भी कर रहा हूं कि आखिर क्या कारण है, इस नेग्लिजेंसी का क्या कारण है, क्यों इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और गांधी वहां जाते हैं तो उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि वो ये चला गया जिद करके। देखिए राजीव जी, एक प्रश्न आपने धनंजय जी से पूछा था कि पटकथा कैसे लिखी जाती है। अभी तक जो मैंने फिल्म आज तक देखी है उसमें हमेशा आपने शुरू में ये देखा होगा कि इंटरवल तक जो का पक्ष होता है, जो गुंडा पक्ष होता है, जो विलेन का पक्ष होता है, वो हावी होता है, और जब बिल्कुल इंटरवल खत्म है उसके बाद हीरो जो है अचानक वो हावी हो जाता है
और उसके बाद विलेन जो है वो पीछे हट जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि 10-12 गुंडे एक गांव में आते हैं और निरीह लोग, शांत लोग उनके डरते हैं, उनसे दबते हैं और वो अपनी दबंगाई और गुंडाई करते हैं। और जब एक बार चेतना जागृत हो जाती है, जब जनता में चेतना जागृत हो जाती है, तो 10-12 गुंडे पूंछ दबा के भागते हैं। मुझे लगता है आज राजनीतिक परिवेश में राजीव जी वही हो रहा है जो मणिपुर में देखा। देखिए वीर लोग हैं वहां के, आपने ओलंपिक के पदक देखे होंगे, या तो हरियाणा से आए हैं, नॉर्थ से आए हैं, और नॉर्थ वीर लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। और राहुल गांधी ने जो नारा दिया था, वास्तविकता में अब समझ में आ रहा है वो नारे का मतलब क्या था। डरो मत, मतलब यह है कि ये जो गुंडे बदमाश हैं, ये जो गिने चुने मुट्ठी भर गुंडे हैं जो तुम्हें डरा रहे हैं और तुम इनसे डर रहे हो। अगर एक जो महात्मा गांधी ने भी सिखाया था और राहुल जी ने भी अभी सिखाया, जनता अब जागृत होकर खड़ी हो गई है। जो आपने दृश्य देखा, जो कर्नाटका में आपने दृश्य देखा, और जो दृश्य आप राजीव जी देखेंगे, बीआरएस के और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी को छोड़ के आएंगे कांग्रेस के अंदर, क्योंकि अब लोगों के अंदर से डर खतरा है। राजीव जी वास्तविकता में जो डीबी लाइव कर रहा है, जो डीबी लाइव ने किया है, जिसमें हम लोगों ने योगदान दिया है, हमने किया क्या है? हमने अपना उदाहरण देके जनता को यह बताया है डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए भारत के प्रति जो हमारा समर्पण है, भारत माता के प्रति जो हमारा समर्पण है, जो हमारे ऋण है हमारा इस भारत माता का, उससे उऋण होने के लिए मरने से पहले हम इस देश के जो गुंडों ने घेर लिया है, विद्वेषकारी शक्तियों ने घेर लिया है, जहर फैलाने वाली शक्तियों से घेर लिया है, हमको इसको मुक्त कराना है। और मरने से पहले जब हम ऊपर जाएंगे भगवान के पास, हम कहेंगे जिस छीन रहे हैं ये लोग। और इसमें चांस की बात यह है कि मैतेई जो है वो हिंदू है और उनमें कुकीज में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस है। तो वहां पे मकसद ये नहीं था कि वहां पे कोई आरक्षण किसी खास समुदाय को देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे। उनका मकसद ये था कि किसी तरह इनकी लड़ाई हो जाए इस पे, और डेफिनेटली उससे लड़ाई होगी तो हिंदू और मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण हो। अब ये मैतेई के लिए वहां आरक्षण की बात है, और जहां नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में आरक्षण को खत्म करने की बातें करते हैं, भागवत बयान देते रहते हैं। आपने आरक्षण खत्म करने के लिए तरह तरह के रास्ते निकाल दिए हैं। आप पीएसयू का निजीकरण कर रहे हैं ताकि आरक्षण ना देना पड़े। आप लेटरल एंट्रीज कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, और हर एक लेवल पे जो आपका प्रशासन उसमें आरक्षण उसमें भी खत्म हो गया। भर्ती परीक्षाएं जो उनके पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं नहीं होती है तो रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आ जाते हैं तो नियुक्तियां नहीं होती। तो आप वहां, लेकिन मणिपुर में आपकी प्राथमिकता आरक्षण देना है। नतीजा क्या हुआ? आग लग गई, और ये आग अभी सुलटेगी नहीं जल्दी से राजीव जी। मणिपुर जो है महिला प्रधान देश है, मणिपुर, वहां पे महिलाओं के हाथ पे है समाज की सारी व्यवस्था। एक बाजार तक है वहां पे, मार्केट कुछ कहते हैं, ईमा मतलब माओ का मार्केट। वहां पे महिलाएं ही है सारे बाजार में, दुकान की मालकिन और दुकाने वाली। वहां पुरुषों को एंट्री नहीं है व्यापार करने की, मतलब दुकान है तो महिला की होगी। तो महिला प्रधान समाज है, और मोदी को चाहिए कि उनके हाथ से निकल चुकी है और बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। राहुल गांधी को डेजिग्नेट करें कि भाई आप करो यहाँ की बहाली, महिलाओं से बात करो, आप महिलाएं उनकी बात सुनेंगे और वो महिलाओं की बात सुनेंगे, और वहां कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि वो तो बिल्कुल भी राहुल गांधी के जरिए तो कतई भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मुझे तो निकट भविष्य इसका कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हाथ जोड़ रखे, तो ये मुद्दा इसी तरह से सीसॉ होता रहेगा, वो ऊपर कभी वो नीचे, और लड़ाई चलती रहेगी, सुलगती रहेगी आग धीरे धीरे। जी राजीव जी, सुलगती रहेगी ये लड़ाई। बात नॉर्थ कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी मणिपुर, और मणिपुर गए हुए थे राहुल गांधी। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, इस राजनीति को अब आगे कहां बढ़ते हुए देख रहे हैं?
हैं आप। राहुल गांधी दक्षिण से लेकर के उत्तर तक पदयात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी की मानिए तो ये भी एक अलग तरह की यात्रा ही है। दिल्ली रहते हैं तो उसमें भी यात्रा करते हुए नजर आते, और वैसे में मणिपुर जाकर के 2 दिन में रह करके जो कुछ राहुल गांधी ने किया, तमाम तस्वीरें आप और हम सबके जरिए देश दुनिया तक पहुंची हैं, और वो तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। और यहां से राजनीति को आप बढ़ते हुए देख रहे हैं। जुलाई का महीना सामने है, कल से जुलाई है। देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात तो ये हुई है, राहुल गांधी के वहां जाने से दुनिया ने देखा कि मणिपुर की स्थिति क्या है, जैसा बता रहे थे। तो दुनिया आज भी, अभी आप देखिए कि इस 1.5 घंटे हम लोग मणिपुर पे 1.5 घंटे से, और आपका प्रोग्राम लाखों लोग देखते हैं। तो राहुल गांधी अगर नहीं गए होते तो आप प्रोग्राम आज नहीं कर रहे होते शायद। तो ये सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के जाने से दुनिया का ध्यान वहां गया है, भारत के दुनिया का ध्यान। और अब यकीन मानिए कि सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, कोई बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, इसको सामान्य बनाने, दबाव बनेगा। अब लोगों में बोलने की जो है हिम्मत आएगी, और भी दूसरे भी दलों के लोग बोले। और मेरा तो सुझाव है कि बाकी पार्टी के लोगों को भी वहां जाना चाहिए। क्यों तमिलनाडु के राजनेता वहां नहीं जाएंगे? तमिलनाडु या मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के महाराष्ट्र में समस्या होगी तो वहां जाए। ये देश की एकता के लिए बड़ा आवश्यक है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द बांटें। आज मणिपुर में हिंसा है, राहुल गांधी गए तो हम इस समस्या की चर्चा कर रहे हैं कि मैं कुकी है, उनमें क्या विवाद है, कोर्ट का क्या फैसला आया था, इसको रिजर्वेशन है, समझने में को आसानी होती है। तो एक तो ये बड़ा फायदा ये होगा कि एक उम्मीद जगी है कि मणिपुर में हिंसा रुकेगी, सामान्य स्थिति वहां पे जल्दी आएगी राहुल गांधी के जाने के बाद। सरकार तो देखिए चेत नहीं, सरकार अगर चेत नहीं होती तो ये हिंसा होती। दूसरी बात कि देखिए जो सुरक्षा बल है, जो मिलिट्री वहां पे लगी हुई है, आई हुई है, उनको भी मदद मिलती है। देखिए वो हर एक पे गोली नहीं चला सकते, तो उनको भी जरूरत होती है कि राज्य का इसमें राजनीतिक इंटरवेंशन हो, लोगों को सड़कों से आया जाए, बात की जाए, आमने सामने लाया जाए, एक विश्वास का वातावरण बने। तो ये सेना भी चाहती है कि पॉलिटिकल प्रोसेस हो। तो सेना ने देखी कई वीडियो वहां से हैं, कुछ बात कही है अपनी, और इसीलिए कही कि दुनिया का ध्यान जाए कि वहां की स्थिति है। दूसरी एक बात की देखिए, यहां से जो राजनीति में एक जो बात पहले कही कि एक सकारात्मक पहलू जोड़ता है। इतने हिंसा के माहौल में कोई व्यक्ति जा रहा है और वहां पे लोगों के दुख दर्द बांट रहा है, ये भारत की राजनीति में ये पहलू खत्म हो गया था। यानी अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए तो फोटो खिंचाने के लिए आप जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। तो ये एक नई राजनीति की शुरुआत है जिसकी बहुत आवश्यकता है भारत में। और निश्चित तौर पे विशुद्ध राजनीति की अगर बात की जाए तो विशुद्ध राजनीति भी, राजीव जी, विशुद्ध राजनीति की भी बात की जाए अगर राजीव जी, तो विशुद्ध राजनीति भी 2024 के इस का जो वो चल रहा है राजनीति, उस तरफ एक सकारात्मक पहल होगी। विपक्षी दलों को भी जो है एक मुद्दा मिलेगा सरकार को घेरने का, और एक अच्छी राजनीति की शुरुआत यहां से होगी। राजनीति की शुरुआत यहां से दिखाई दे रही है, प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले आवाज चली गई थी
आप लोग लिख भी रहे हैं, कई लोग नाराज भी हो रहे हैं, और मैं जान रहा हूं कि साउंड का प्रॉब्लम बहुत खराब प्रॉब्लम होता है, इस चीज को मैं मानता हूं। और इस कार्यक्रम में अगर ऐसी कोई दिक्कत और जानबूझकर अगर की गई है तो आप समझ सकते हैं कि वो मैं किसी को ऐसे बख्शता नहीं हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसी आवाज जानी नहीं चाहिए, और आप लोग भी कह रहे हैं कि आप लोगों को भी तकलीफ हुई, बिल्कुल सही है, आवाज नहीं जानी चाहिए थी। और ये आवाज तब गई जब मैं था और मेरे बाद मीनू जी आने के लिए, तब आवाज चली गई थी, और एक लंबा गैप रहा। काफी साथियों को, हमारे दर्शक साथी जो जुड़े हुए थे, 10,000 से ज्यादा लोग देख रहे थे इस कार्यक्रम को, और बहुत परेशानी हुई। आप लोगों से माफी चाहता हूं कि प्रॉब्लम ना हो, उसका हम ख्याल रखेंगे, ये वादा है मेरी। और दूसरा ये कि ऐसी चीजें, टेक्निकल चीजें हो जाती हैं तो आप भी थोड़ा सा इसके लिए सपोर्ट कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट में बस यही कि थोड़ी सी उम्मीद लगाए रखिए कि आवाज आ जाएगी, जैसे अभी आ गई है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हम कर रहे हैं, देश की राजनीति में नॉर्थ ईस्ट का क्या महत्व है, पूर्वोत्तर प्रदेश में क्या महत्व है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी राज्य मणिपुर पहुंचे, क्यों पहुंचे, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मणिपुर राहुल गांधी का पहुंचना क्यों जरूरी था, ये जानने की हम जरूरत हम है। थोड़ा सा मीनू जी से आपने सुना, मीनू जी बीच में थोड़ी सी गई हुई थी, आप लोग नहीं सुन पाए, बाद में उनको दोबारा लेंगे किसी और कार्यक्रम में, क्योंकि आज समय खत्म हो चुका है, तो जरूर उनसे और इस विषय में चर्चा। और प्रशांत जी को भी आप सुन ही रहे थे। चाहता हूं सीधे शकील अख्तर जी आपके पास समझना चाहता हूं कि क्या जरूरत, क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है मणिपुर, क्यों जरूरी है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट की जब चर्चा होती है तो एक साहब असम में बैठे हैं, वो किसी को भी अपने यहां से भेज करके असम में गिरफ्तार करवा देते हैं, ये भी कहा जाता है। कल साहब जो हैं वो पहुंचे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले कल ही, और वो राहुल गांधी आखिर क्यों गए हैं और क्यों जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए था उनको, ये बता रहे थे मीडिया करते हुए। बात मैं कर रहा हूं हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूं, लेकिन छोड़िए उनकी बात न करके और सीधा शकील अख्तर जी, क्यों जरूरी है आखिर नॉर्थ ईस्ट, क्यों जरूरी है मणिपुर, और क्यों जरूरत है आज की तारीख में राहुल जैसे नेता की। राजीव जी, जो अभी आप कह रहे थे वो इसीलिए जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट की आवाज जो है वो पूरा देश सुन सके। ये जो आवाज है नॉर्थ ईस्ट की, जिस आवाज का आप जिक्र कर रहे थे कि आवाज चली गई थी, हमारे दर्शक परेशान हो गए थे, बेचैन हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। और आज पिछले 9 से पूरे देश की आवाज दबा दी गई है। राहुल गांधी वही आवाज तो बन रहे हैं, और पूरे देश के मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। 2 महीने हो गए, 2 महीने में वहां किसी को मालूम पड़ रहा था, लेकिन 2 दिन में सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। इतनी बुरी हालत अभी आप देख रहे थे, आपने वो फोटो दिखाया अभी, फौज के जवान, उनके चेहरे पे जो खुशी है वो छुपाए नहीं छुप रही है। वो राहुल से मिलके इतने अंदर से उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, इतनी है। और किस बात क्या रही है कि ये आप देखिए बीच में जो लड़का खड़ा हुआ है, ये राहुल हाथ है, और ये बीच में लड़का खड़ा हुआ था, ये चेहरे पे ये इस लड़के को देखिए आप, कितना खुश दिख रहा है, दिख रहा है। ये नेताओं से ही तो पूरे देश की जनता को, फौज को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको हिम्मत रहती है, भरोसा होता है। आज भी वहां गए तो सारी दुनिया को ये मालूम पड़ा कि भाई हालत बहुत खराब है और उस स्थिति को ठीक करना है। कोई पॉलिटिक्स करने थोड़ी गए थे, ये देखने गए थे कि वहां हालत क्या है। वो जाके उन्होंने देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि हाँ, जो मुझे बताया जाता ठीक वैसी हालत है। क्योंकि आप याद करिए कि उससे पहले कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग दल पहुंचाया था। ये जो बात कर रहे हैं बीजेपी वाले और मीडिया तमाम, अरे भाई ऐसे ही नहीं चले गए। पहले एक फैक्ट फाइंडिंग दल गया था वहां पे, जिसमें जो आदमी दिख रहे हैं राहुल, वो गए हुए थे। उसमें जो भक्त चरणदास हैं वो गए हुए, कई और नेता गए, और उन लोगों को भी, जैसे राहुल को रोकने की कोशिश की गई थी, उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई।
कि आप कहीं मत जाइए। और उन्होंने आके वहां से क्या रिपोर्ट दी थी? अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसकी हालत सूडान जैसी हो गई है। मणिपुर जो है गृह युद्ध के करीब पहुंच चुका है बिल्कुल। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर अभी रोक लेंगे और नहीं तो फिर रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट की आवाज इसीलिए जरूरी है कि ये नॉर्थ ईस्ट में अगर फैल गई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का ये तो म्यांमार मिला हुआ है, इसकी सीमा है तो मणिपुर की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल हो रहा था। अरुणाचल तो चीन के साथ मिला हुआ है और चीन हमेशा वहां पे हस्तक्षेप रहता है, घुसपैठ करते ही रहता है। कोई बांग्लादेश से मिला हुआ है, असम मिला हुआ बांग्लादेश के साथ में। तो ये नॉर्थ ईस्ट को आप बिल्कुल भूले तो देश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। आप सोचिए कि आर्मी के हाथ से वहां से लोग अपने आदमियों को चले गए, कितनी गंभीर बात थी। और आज तो भीड़ इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो मुख्यमंत्री छीन के फाड़ देती है। ये जो भीड़ तंत्र है, अगर ये भीड़ तंत्र 9 साल से चल ही रहा है, ये सारी जो लिंचिंग होती है ये भीड़ तंत्र ही होता है ना। यूपी के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर मारा गया था ना, कितनी घटनाएं हुई हैं यहाँ पे, एक घटना थोड़ी हुई। चाहे जब भीड़ चाहती है वो गुजरती है। तो अगर ये भीड़ इसी तरह चली गई तो फिर हम कहते हैं कानून व्यवस्था का शासन, उसका क्या होगा। और दुनिया इज्जत करती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका क्या होगा। समस्या जो है ये बहुत गंभीर है ये, क्योंकि नफरत और विभाजन की राजनीति, इंटॉलरेंस की राजनीति, सहिष्णुता, इसके लिए पत्रकारों ने, कवियों ने सबसे आंदोलन किया था 2014 और 15 में, जब लेखकों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए थे। लेखकों को मारा जाने लगा था, उन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा था। तो उसके बाद ही सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष थी, वो संसद से एक प्रतिनिधि मंडल लेके सारे कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता थे। राष्ट्रपति भवन गई थी, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। पत्रकारों ने, लेखकों ने जूस निकाला था प्रेस क्लब से साहित्य अकेडमी तक, एक में बड़ा कार्यक्रम किया था इसके खिलाफ। तो यह सहिष्णुता जो है, इंटॉलरेंस जो है, यही तो बढ़ रहा है ना। अगर आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं तो होगा। हम बात करते हैं कि गांधी जी नौखली गए, उसके बाद जो है तो यहीं दिल्ली के अंदर जी अपना डंडा लेके निकल आए थे दंगाइयों के खिलाफ। इंदिरा गांधी बेलछी गई थी और राहुल गांधी तो कहां गए, सोनभद्र, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस गए थे। वो आपने भी दिखाया कि राहुल को धक्के मारते हुए गिराने का। राहुल गांधी लखी गए थे, वहां प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था लखीमपुर में। सोनभद्र में प्रियंका को गिरफ्तार किया था। बिल्कुल। तो राहुल तो हर उस जगह गए बिना, जब कोरोना लगा हुआ था, मजदूर पैदल जा रहे थे तो कौन उनके साथ खड़ा हुआ था? राहुल फुटपाथ पे बैठ के उनसे बात कर रहे थे, उनका दुख दर्द पूछ रहे थे। किसान आंदोलन में राहुल गए, राहुल कहां नहीं गए। और ये राहुल का जाना जो है एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ये कोई नेता ऐसा होना चाहिए जो राजनीति को छोड़, पॉलिटिक्स को छोड़ के जनता के साथ खड़ा हो सके। आज की तारीख में कौन ऐसा नेता है जो जनता की हर मुसीबत के दौर में उसके साथ खड़ा हुआ हो। तो राहुल ये जो विश्वास पैदा कर रहे हैं, इससे एक जनता की आवाज मजबूत होगी। और दूसरी जो एक और बड़ी बात होने जा रही है, वो विपक्षी दलों के अंदर एक भरोसा पैदा हो रहा है। अभी पटना में सम्मेलन हुआ, बहुत सफल सम्मेलन हुआ, और उसके बाद अभी बेंगलोर में होने जा रहा है। बेंगलोर का ये सम्मेलन जो है, लगता है जो हमारे पास थोड़ी सी जानकारियां हैं, कुछ ठोस घोषणाओं के साथ सामने आएगा। और वो ठोस घोषणाएं जो हैं वो आप देखेंगे कि जनता के ऊपर कितना असर करेगी। आज जरूरत इस बात की है
कि जो सरकारी क्षेत्रों में पहले शिक्षा होती थी, चिकित्सा होती थी, वो सब प्राइवेट में चली गई। गरीब न अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, गरीब न अपने माँ बाप का इलाज करवा सकता है। आज की तारीख में झूठ की फैक्ट्रियां लग गई हैं। उन झूठ की फैक्ट्री, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये जो गोदी मीडिया है, भी आपने एक नया शब्द दिया, हमने सुना पिट्ठू मीडिया आ रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिट्ठू मीडिया जो है, तो ये फैक्ट्रियां हैं। आज राहुल के वहां से सच सामने आया। आज कोई कह सकते कि जो राहुल गए थे तो वहां राहुल को वेलकम नहीं किया। औरतें इतनी बड़ी तादाद में महिला गई वहां पे, और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा पे। बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, हिम्मत आई है, भरोसा आया है, ये कोई कम बड़ी बात है कि आगे तो सारी राजनीति फेल है। एक बच्चे की आंखों में भी आंसू पहुंच के मुस्कान ला सकें, एक महिला के दिल में भी हम भरोसा पैदा करें कि नहीं, तो उससे बड़ी कोई बात होगी। वो काम राहुल ने किया है, इसलिए राहुल ने बहुत बड़ी खींच दी है, जिसको मिटाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। और जो बेंगलोर आपका बैठक होने वाली है, उस बेंगलोर से विपक्षी दल निश्चित रूप से, इसे वहां लालू जी ने कहा था पटना के अंदर, आपको याद होगा, राहुल ने यात्रा निकाल के बहुत बड़ा काम किया, राहुल ने पार्लियामेंट में बहुत बड़ा काम किया। तो आप विश्वास रखिए कि बेंगलोर में ये बहुत सारे नेता कहने वाले हैं कि राहुल तुमने मनीषा काम किया, हम इसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं।